Recording in progress. गुड मॉर्निंग एवरीवन. फोन आला का? आला. फोन नसला की करमत नाही ना मला. ठीक आहे. लास्ट लेक्चर स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल में जो है हाफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है उससे रिलेटेड का डिस्कशन हमने कल भी डिस्कस किया था. ठीक है. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. प्रोजेक्टाइल मोशन in terms of Cartesian coordinates. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना. वैसे समझ में आता तो नहीं है, देखते कितने लोग इसको क्लियर कर पाते हैं. ठीक है. जब हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल देख रहे थे तो हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल को जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं विथ वेलोसिटी u तो हमें उसके दो कंपोनेंट मिलते हैं. एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट होता है दैट इज u cos थीटा एंड y एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट होता है दैट इज u sin थीटा. प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कंसीडर किया है कि x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी a अलोंग x बनेगा 0. देन y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगी, यानी ay बनेगा माइनस ऑफ g. एंड इसके ऊपर से हमने 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव किए थे, जिसमें हमने देखा था कि Vx इज ऑलवेज इक्वल टू u cos थीटा रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम. देन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, उसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है y. ठीक है. एंड इसके ऊपर से फिर फर्दर पार्ट हमने डिराइव किया था, जिसमें हमने पहले देखा था टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल कितना था 2u sin थीटा बाय g. मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल अपॉन 2g एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है. एंड इनके ऊपर से फिर हमने स्पेशल केसेस की जो रिलेशन थे उनको भी डिराइव किया था. अब प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा कंसीडर करके एक्स एंड वाई कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, आपको इस तरह से एंगल एंड इनिशियल वेलोसिटी नहीं देंगे. आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब क्या होगा u cos थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय, उसी तरह से u sin थीटा जो है वो रिप्लेस्ड होगा बाय, तो ui का मतलब क्या होगा अलॉन्ग y एक्सिस, ux का मतलब क्या होगा समजलं. हेच असतं फक्त कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मध्ये. तो इसका मतलब जो टाइम हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2u sin थीटा बाय g, ये रिप्लेस्ड होगा बाय y. यहाँ पे u sin थीटा को बस ui बोला जाएगा, मतलब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ui देंगे, ना थीटा दिया जाएगा ना u दिया जाएगा. ठीक है. उसी तरह से h इक्वल्स टू क्या बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बट u साइन थीटा अगर ui तो इसका स्क्वायर होगा, मतलब ui का स्क्वायर अपॉन 2g. एंड इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 2u साइन थीटा इंटू u कॉस ऑफ थीटा अपॉन g, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रेंज क्या बनेगी होगा बोर क्या होगा u स्क्वायर होता है, मैंने एक u साइन थीटा के साथ लिखा, दूसरा u कॉस थीटा के साथ लिखा, तो u साइन थीटा क्या बनेगा एंड u कॉस थीटा अपॉन g हो गया. दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक आहे. एवढा अवघड आहे बघा, कळतं का. चल राइट डाउन.
व्हेरी गुड. बघून लिहिताय ना सगळे? बघून लिहिण्यासारखं काही आहे का? झाला आता 4 दिवस हेच चालू आहे. उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए. प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन. मतलब अब तक जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर कर रहे थे तो वहाँ पे प्लेन कैसा था? हॉरिजॉन्टल था. मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में 0 डिग्री एंगल बनाता था. लेकिन अब जो हम यहाँ पे स्पेशल केस पढ़ेंगे इसमें जिस प्लेन के ऊपर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन ट्रैजेक्टरी कंप्लीट करके ग्राउंड पे वापस आएगा वो इंक्लाइन प्लेन होगा. इसका मतलब क्या होगा? वो हॉरिजॉन्टल के साथ, वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल के साथ नॉन जीरो एंगल बनाएगा. ठीक है. अब देखो कैसे. फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन अब जिस प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे वो प्लेन इस तरह से रहेगा. कर लो ना, ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन इस प्लेन में मतलब यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे और वो यहाँ पे आके गिरने वाला है. समझ में आ गया? यानी हॉरिजॉन्टल के साथ में इसने कुछ तो एंगल बनाया है. एज्यूम करते हैं कि ये एंगल कितना है? बीटा है. तो इस टाइप में क्या होगा? बस एक ही चेंज होता है, बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था. हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होगा वो बनेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो इस पॉइंट से अगर प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्टाइल क्या करेगा? इस पाथ के अलोंग अपनी मोशन परफॉर्म करके यहाँ पे ग्राउंड पे वापस आएगा. यानी इस टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए ये प्लेन को हमें एज्यूम करना पड़ेगा एज ए एक्स एक्सिस. समझ में आ रहा है ना? अब तक हमारे लिए एक्स एक्सिस कौन होता था? हॉरिजॉन्टल होता था. लेकिन अभी प्लेन ही इंक्लाइन है तो हमारा एक्स एक्सिस भी क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ तो इंक्लिनेशन बना देगा. ठीक है. देन अगर वाई एक्सिस ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो ये बन गया हमारा वाई एक्सिस. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल के साथ में एक्स एक्सिस अगर बीटा इतना एंगल बना रहा है तो वर्टिकल के साथ में वाई एक्सिस कितना एंगल बनाएगा? उतना ही एंगल बनाएगा, बीटा. सेम इंक्लिनेशन रहेगा ना, इधर जितना वर्टिकल के साथ ये भी उतना. ठीक है. तो ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा है. पहले डायग्राम देखो, समझ में आ रही है क्या? बाकी सगळे सिंपल है बट डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट समझ में आनी चाहिए. क्या यहाँ पे अब तक जो प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे प्लेन हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे प्लेन इंक्लाइन हो गया. कितना इंक्लिनेशन दिया है? बीटा. और ये इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ में है मतलब वर्टिकल के साथ में भी बनेगा. यानी एक्स एक्सिस के साथ में बीटा है तो वाई एक्सिस के साथ भी बीटा. अगर ये मुझे 30 दिया जाएगा तो वाई एक्सिस के साथ भी कितना होगा? यहाँ पे अगर अल्फा बोला तो यहाँ पे भी कितना होगा? अल्फा ही होगा. क्लियर है? अभी हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड उस प्रोजेक्शन का एंगल अगर हमें अल्फा दिया है. व्हाट इज अल्फा? अल्फा मतलब कौन है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंड बीटा मतलब कौन है? वेरी गुड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. किसका? प्लेन का. किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर वर्टिकल के साथ. दोनों के साथ सिमिलर है. तो जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल हम डिस्कस करते थे, स्टडी करते थे, उसमें हमें क्या करना पड़ता था? हर बार जो भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन थी उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ता था. एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस. तो एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी थी उसको हम कंसीडर करते थे एज ए यू कॉस ऑफ थीटा. वही केस होगी, बस यहाँ पे थीटा रिप्लेस्ड बाय अल्फा है. का असं? ये तो भारी वाटलं पाहिजे, वेगळी केस आहे म्हणून. उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? यू वाई इक्वल्स टू यू साइन अल्फा. थीटा की जगह पे क्या आएगा? बस अल्फा. याद काहीच नवीन नहीं है. वही किया हमने. थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा होता है इसलिए यू के साथ में कॉस थीटा लिख दिया. रिमेनिंग कंपोनेंट साइन थीटा होता है इसलिए थीटा के साथ में यू के साथ में साइन थीटा लिख दिया. क्लियर है? नाउ व्हाट विल हैपन अबाउट एक्सेलरेशन? जो चेंज होता है इस टाइप के मोशन में वो सिर्फ एक्सेलरेशन में होता है. क्या चेंज होगा एक्सेलरेशन में? देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन है मतलब फिर से केस वही होगी. बॉडी विल मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कहाँ पे एक्ट होता है? डाउनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा?
वाई एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, अब कहाँ पे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेकिन ये हमारे कंसिडरेशन में कुछ भी काम का नहीं है, हमें एक्स एंड वाई के अलोंग की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लेंगे। वही रूल, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा, तो ये वाला एक्सेलरेशन बनेगा जी कॉस बीटा नॉट थीटा। एंड दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है ना? कौन सा होगा कंपोनेंट, जी साइन ऑफ बीटा। यानी अब तक जो हम कंसीडर करते थे कि ए एक्स इक्वल टू 0 है हर बार प्रोजेक्टाइल में, लेकिन प्रोजेक्टाइल अगर इंक्लाइन प्लेन पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे ए एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय, एक्सलेंट, वेरी गुड, माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा माइनस? क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स के अलोंग जाने वाला है, एक्सेलरेशन अपोजिट जा रहा है, इसलिए ए एक्स बनेगा माइनस ऑफ जी, एंड ए वाई कितना होगा, प्लस या माइनस, माइनस ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मतलब ये रहेगा माइनस। इनक्लाइन मोशन, इनक्लाइन प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, यामध्ये फक्त एवढाच डिफरन्स है, ए एक्स रिप्लेस्ड बाय जी साइन बीटा, पहले 0 था, एंड ए वाई जी था तो रिप्लेस्ड बाय जी कॉस बीटा होगा। क्लियर है? फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, वही सब कुछ करना पड़ेगा। फिर वेलोसिटी आफ्टर टाइम इंटरवल टी अगर रिक्वायर्ड है तो क्या होगी, वेलोसिटी v अलॉन्ग x चाहिए, क्या होगी बोलो, काइनेमेटिकल इक्वेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस, तो क्या होगा, u मतलब u कॉस माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। हे इक्वेशन कसं आलं कळतं का बघा एकदा। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट u रिप्लेस्ड बाय एंड a रिप्लेस्ड बाय y, क्योंकि ये x के अलोंग चल रहा है। ठीक है, अगर x के अलोंग मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो कितना बनेगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, फिर से u रिप्लेस्ड बाय होगा प्लस या माइनस हाफ ऑफ साइन बीटा टी का स्क्वायर। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल। उसी तरह से अगर मुझे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग वाई एक्सिस चाहिए तो क्या होगा, u साइन अल्फा जी कॉस ऑफ बीटा इंटू टी। फरक काय पडतोय, वेलोसिटी लेते टाइम, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर करते टाइम एक्सेलरेशन का कंपोनेंट साइन वाला है, एंड वेलोसिटी का कंपोनेंट, एंड वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन का। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए अलोंग वाई तो क्या होगा, वाई इक्वल्स टू वही 4 इक्वेशन है जो प्रोजेक्टाइल में हमने बोला था, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसी तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, देन मैक्सिमम हाइट होती है, उसकी डेफिनेशन सेम रहेगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन की पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, लेकिन फिर से उनको डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होंगे वो देखेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो, Recording in progress. करेक्ट है, उसको टाइम है बेटा अभी।
चलो हो गया कंप्लीट। वी एक्स एक्स वी वाई एंड वाई। तो ये होऊन जातं कायनेमेटिकल इक्वेशन से। बस ये चारों को याद करो। ये कब की केस है? जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अप द प्लेन, प्लेन इंक्लाइन है कहाँ पे? अपवर्ड, ऊपर, हॉरिजॉन्टल के ऊपर। एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन होगा तो क्या होगा? वेरी गुड। क्या होगा देखो, करो रफ डायग्राम। अब अगर डाउन द प्लेन बोला है मतलब इंक्लिनेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है, इस तरह से प्लेन आपको दिया है, मतलब फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लिनेशन बनेगा। कितना बनेगा? बीटा। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन इस पाथ के अलोंग परफॉर्म करेगा, ये बनेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एंड इसी लाइन को हम कंसीडर करेंगे अभी एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन होगा? इसको परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल को परपेंडिकुलर बनेगा वर्टिकल। तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल पहले जैसी केस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग अब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना रहेगा? g cos ऑफ बीटा। देन एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा रहेगा? g sin बीटा। देन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो रहेगी u, इसके भी कंपोनेंट, अगर ये एंगल बीटा दिया है, किसके साथ दिया है? ये लेना पड़ेगा अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के अलोंग कौन होगा? u cos ऑफ अल्फा एंड वर्टिकल u sin ऑफ अल्फा। पहिल्यासारखंच आहे सगळं, फक्त डिफरन्स काय होतोय? अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं यू एक्स को, तो यू एक्स मतलब क्या रहेगा? u cos अल्फा। यू वाई क्या रहेगा? u sin अल्फा। देन ए एक्स के साथ क्या होगा देखो, अभी वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, यानी दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो माइनस विल बी रिप्लेस्ड बाय, उसके साथ में ए वाई के साथ क्या होगा? सेम। वेलोसिटी अपवर्ड दी थी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड इनको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या होगा? वी एक्स बनेगा बोलो, सिर्फ माइनस रिप्लेस बाय प्लस होगा। देन x बनेगा, ये तो सिमिलर है, ठीक है। ये हो गया इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल कब? अगर ये डाउन द प्लेन है तो। राइट डाउन। जी, क्योंकि देखो वेलोसिटी भी हमने अभी इस डायरेक्शन में दी है ना, तो कंपोनेंट u cos अल्फा जिधर एक्ट हो रहा है उधर ही एक्सेलरेशन है। एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट होते तो पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर है, इसलिए नेगेटिव। चलो हो गया। अब इसके ऊपर से हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल जब अपना पूरा पाथ कंप्लीट करके आएगा तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कटेगा। देखो ये x एक्सिस है, तो प्रोजेक्टाइल x एक्सिस से निकला था, x एक्सिस के ऊपर आ गया, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा?
जीरो रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो स्मॉल टी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल टी होगा, कड़ा ना, कैपिटल टी मतलब कौन बनेगा, उसको पुट करेंगे हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा। एक्सप्रेशन सिमिलरली मिलता है जैसे नॉर्मली हम 2u साइन थीटा लेते थे, यहाँ पे अल्फा होगा अपॉन कौन था, तो ये बनेगा g cos ऑफ बीटा। देन मैक्सिमम हाइट क्या होती थी, मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हुआ करता था, अब अल्फा आएगा अपॉन कौन था, तो ये g रिप्लेस्ड बाय रहेगा g cos ऑफ बीटा, ठीक है ना। ओनली g रिप्लेस्ड बाय g cos बीटा है, ये सेम है, बस इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है रेंज के एक्सप्रेशन में, और वही आपको रिमेंबर करना है, बाकी तो एज इट इज है, ठीक है। तो अगर अब द इंक्लाइन प्लेन दिया है तो उस केस में रेंज होता है 2u स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन g इंटू कॉस स्क्वेयर बीटा। एंड वही अगर आपको डाउन द प्लेन बोलेंगे तो उस केस में रेंज होती है 2u स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g इंटू कॉस स्क्वेअर बीटा। फक्त या पॉईंटमध्ये एवढंच रिमेंबर करण्यासारखं आहे, बाकी सब पार्ट तो ॲज युजल जो पहिले था वही रिपीटेशन है। ये क्या है, एंगल्स, एंगल एट विच रेंज इज मैक्सिमम। जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए 45 डिग्री पे होती थी, अगर अप द प्लेन बोला है तो पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2, एंड डाउन द प्लेन बोला तो पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन अलॉन्ग इनक्लाइन प्लेन। मी पहिलेच क्लियर केलं आहे, हा खूप काही इंपॉर्टंट पॉइंट नहीं है बट है एप्लीकेशन में, इसलिए यहाँ पे हमने इसको देखा है। तो इसके बस जो फॉर्मूले हैं उनको लर्न करना है, रिमेंबर करना है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था मोशन इन प्लेन, उसमें हमने वेक्टर का पार्ट एंड उसके बाद में मोशन इन ए प्लेन का फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल मोशन ये कंप्लीट किया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन। कौन सा होता है सेकंड एप्लीकेशन, आपल्याला दोनच एप्लीकेशन बघायचे, एक प्रोजेक्टाइल एंड दूसरा सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड ये सब होने के बाद एट द एंड फिर से हम क्या करेंगे, जैसे 1D में देखा था रिलेटिव मोशन को, वैसे 2D को रिलेटिव मोशन में देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो सर्कुलर मोशन के बाद में, ठीक है। सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन मतलब वेरी गुड, राइट डाउन। सर्कुलर मोशन, motion of the body motion of the body along circumference of the circle is called as circular motion। म्हणजे किती सिंपल है बघा, अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ पे हर बार जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन का था, लेकिन हर केस में वो चेंज होता था, कभी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड था, कभी हॉरिजॉन्टल था, कभी अलोंग नॉर्थ था, कभी अलोंग ईस्ट था, कभी नॉर्थ ईस्ट था, कभी आई के अलोंग था, कभी जे के अलोंग था। उसके बाद में मोशन इन प्लेन में हमने देखा वहीं पे भी सिमिलर सिचुएशन थी। प्रोजेक्टाइल में भी हमने देखा कि हर बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज हो गया तो ट्रैजेक्टरी चेंज होती है, मतलब जो पाथ बॉडी फॉलो करने वाली है वो भी चेंज होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसे नहीं होगा। सर्कुलर मोशन में ऐसे नहीं होगा, तो कैसे होगा, सर्कुलर मोशन में बॉडी को हर बार मूव जहाँ पे होना है वो एक ही पाथ है, कौन सा, सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल। म्हणजे आपल्याला सर्कमफरन्स सोडून इथं काही डिस्कसच नाही करायचं, कळालं, ठीक है। और इस सर्कुलर मोशन की और एक डेफिनेशन होती है, राइट डाउन, मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, motion of the body about a fixed point with fixed distance, motion of the body about fixed point with fixed distance।
जिसमें फिक्स पॉइंट मतलब कौन होगा, फिक्स डिस्टेंस मतलब कौन होगा, समझ में आ रहा है। अभी बोलने के लिए ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन इस मोशन में भी हमें सिर्फ जो 1D में पढ़ा था वही सब कुछ पढ़ना है। तो जैसे 1D में हमने तीन ही कंसेप्ट को पढ़ा है, पहले डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। तो सर्कल की केस में भी हमें क्या करना है, जैसे आपको बोला जाएगा कि बॉडी इनिशियली ए के ऊपर थी, देन थोड़ी देर बाद ए से लेके बी तक चली गई, मतलब इतना क्या हो गया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, एंड वेलोसिटी में चेंज होगा, पर यूनिट टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी ने ए से लेके फिर से ए तक वापस आ गई बॉडी तो क्या होगा, क्या जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन। वो सर्कुलर मोशन अपन स्टडी करू शकत अगर इस तरह से उसको कंसिडर करेंगे तो। इसलिए हमें यहाँ पे एक स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ती है। बोला नाही का, मान हल्ली तुझी, मला वाटलं काहीतरी बोलायचं। व्हेरी गुड, एक स्पेशल अरेंजमेंट हमें यहाँ पे करनी पड़ती है। क्यों करनी है, समझ में आ रहा है क्या। देखो, सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव हो रही है, खूप भारी गोष्ट आहे की नाही, जास्त डोक्याला हिडेक नाही आहे। पण प्रॉब्लेम काय होतोय, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी सर्कुलर चक्कर, हर एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो रहेगी, वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। मतलब अगर हम सरकमफरन्स पे काउंट करते जाएंगे आपल्याला काहीच नहीं भेटणार, कळालं। इसलिए हम करते क्या है, देखो ध्यान से सुनो, सर्कुलर मोशन में जो कुछ भी सरकमफरन्स पे हो रहा है, जो कुछ भी सरकमफरन्स पे हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मतलब काय, भूकंप होणार आहे का, काय होणार आहे, एक तर डिस्प्लेसमेंट होणार आहे, नाहीतर वेलोसिटी असणार आहे, नाहीतर एक्सेलरेशन असणार है। उसको हम क्या करते हैं, सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चक्कर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसलिए, कड़ा लो ना। तो जो कुछ भी सरकमफरन्स पे होता है हम उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो सरकमफरन्स को सेंटर पे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हर बार इनको कनेक्ट कौन करेगा, रेडियस करेगी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमने 1D में डिस्प्लेसमेंट देखा था, सर्कुलर मोशन में वही डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बस उसको हम इन टर्म्स ऑफ एंगल कन्वर्ट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ एंगल क्यों, क्योंकि सेंटर पे तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। जैसे बॉडी ए से लेके बी तक चली गई है तो ये दोनों रेडियस कनेक्ट करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एंगल डिस्क्राइब किया। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता एक्चुअल लीनियर है, बट हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडियस उसको एंगल में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए बोलते टाइम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलना पड़ेगा, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब वेलोसिटी थी, यहाँ पे भी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आएगा और वो बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। देन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन था, यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन कौन सी, एंगुलर। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब क्या बनेगा, मतलब सर्कुलर मोशन में बस ये नोमेनक्लेचर चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी रिप्लेस्ड बाय एंड एक्सेलरेशन रिप्लेस्ड बाय। समझ में आ रहा है, कळतंय का। हे बघा फॉर्म्युले वगैरे येतील, ती खूप चिल्लर गोष्ट आहे, बट कॉन्सेप्ट समजावून घ्या। जो सरकमफरन्स पे हो रहा था उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट करना है। क्यों करना है, इसका रीजन कळालं है। एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन है, सिर्फ रेडियस है। समझ में आ रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एस होता है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, लेकिन दोनों को कनेक्ट कौन करता है, तो ये बनता है इन दोनों के बिटवीन का रिलेशन एस इक्वल्स टू आर थीटा। यस मतलब बनेगा, डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन सर्कल की लैंग्वेज में हम उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। आर का मतलब आर्क नहीं, आर का मतलब रेडियस, थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम उसको डिफाइन करने वाले आगे। वेलोसिटी वही है, लीनियर वेलोसिटी, बस हम उसको क्या कर रहे हैं, एंगुलर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा, कळालं पाहिजे। हाँ अनिकेत है तो कुणाल है कि नहीं, तो इसलिए v बना ओमेगा, इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, अगेन रेडियस, तो v इक्वल्स टू बनता है r इंटू ओमेगा। जो नॉर्मल हमारा एक्सेलरेशन होता है वही एक्सेलरेशन है, एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, मतलब a रिप्लेस बाय, दोनों को फिर से कनेक्ट कौन करेगा, तो वही होता है a इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। म्हणजे परत जे 1D मध्ये होतं सगळं तेच असणार आहे इकडे, फक्त डिफरन्स काय होणार आहे,
जो सरकमफरेंस पे हो रहा है हम उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब लीनियर टर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं एंगुलर टर्म्स में, लीनियर टर्म्स को कन्वर्ट कर रहे हैं एंगुलर टर्म्स में, और इसके लिए हेल्प कौन करेगा? रेडियस करेगा. क्लियर आहे? ठीक आहे. तर हे कुठेतरी कोपऱ्यात लिहून ठेवा. अभी वन बाय वन डिस्कशन शुरू करना है हमें. पहले फ्रॉम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सरकमफरन्स पे कितना चल रहा, इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. असं असेल का? सरकमफरन्स पे कितना चल रहा इन टर्म्स ऑफ थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. व्हेरी गुड. असं लिहिता येईल का? क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? मग सांग रे तुझ्या. संस्कृती. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पवन. अरे पवनला विसरलोच मी. पवन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वा वा, व्हेरी गुड. एकदम असे अलंकारित शब्द असतात बेटा तुझे. पवन डाऊट विचारायला आल्यानंतर पण पवन कसं सांगतो, सर मी ते स्टँडर्ड मेथडनी केलं, त्या मेथडनी माझं करेक्ट आलं, पण मला तुमच्या मेथडनी सांगा. म्हणजे इनडायरेक्टली तुमची मेथड स्टँडर्ड नाही आहे. म्हणजे विचारायला येताना बघा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड कसं असतं. मला तर येतं आणि ते पण स्टँडर्ड मेथडनी येतं. तुम्हाला काय येतं ते सांगा मला. चेंज इन पोझिशन असं म्हणता येईल का? नाही, आपल्याला काय करायचं आहे, इन टर्म्स ऑफ एंगल अँड सेंटर पे रिप्रेझेंट करणं आहे. अँगुलर डिस्प्लेसमेंटच म्हणणं. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगल म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज कॉल्ड एज अँगुलर वेलोसिटी. आपल्याला अँगुलर डिस्प्लेसमेंट पाहिजे. रेट आला म्हणजे टाइम से डिवाइड करेंगे. टाइम से डिवाइड क्या मतलब वेलोसिटी बनेगी. चेंज इन एंगुलर पोजीशन. वेरी गुड. देखो डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? डिस्प्लेसमेंट कसं होत होतं आठवत आहे का? पहले बॉडी ए के ऊपर थी, देन बॉडी बी के ऊपर चली गई, तो ए से लेके बी तक बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई. तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, इसको बोलते थे हम डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे क्या होगा देखो, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लाइन हमें कंसीडर करनी पड़ेगी. तो रेफरेंस लाइन, क्योंकि स्पेस एंड टाइम लगता है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद ये मोशन पढ़ते हैं. तो यहाँ पे सपोज पहला एंगल θ1 है एंड बाद में एंगल θ2 है, तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, करणार नहीं अपन बट कर सकते हैं. चेंज इन एंगुलर पोजिशन इन पर्टिक्युलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फक्त एक कंपेअर करण्यासाठीची डेफिनेशन आहे, बट ॲक्च्युअल डेफिनेशन क्या होती है? राइट डाउन. तुम्हाला खरंच माहीत नाही आहे? हो माहिती आहे, पण सांगता येत नाही म्हणजे माहितीच नसतं आपल्याला. बरोबर आहे की नाही? बनवून सांगू नको, बनवून सांगू नको. इन टर्म्स ऑफ एंगल असं म्हणावं लागेल का? राइट डाउन. एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर ॲट द सेंटर ऑफ सर्कल. एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर ॲट द सेंटर ऑफ सर्कल. Angle subtended by radius vector at the center of circle is called as angular displacement. कळालं आता? काय 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 झालं? हो गया क्लियर? देखो क्या हो गया, रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, समझ ना. तर ऐसे मूव होते टाइम पार्टिकल यहाँ पे मूव हो गया था, लेकिन दूसरा एंड जो है रेडियस वेक्टर का
वो क्या कर रहा है, एंगल डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसने जो एंगल सबटेंड किया है, डिस्क्राइब किया है, जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तब क्या बना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। राइट डाउन, इट इज डिनोटेड बाय, नोटेशन क्या होगा इसका, थीटा, THETA। असं लिहिणार का थीटा, कैसे लिहिणार मग, डिनोटेड बाय थीटा। अगर ये फाइनाइट है तो, लेकिन अगर फाइनाइट नहीं है, छोटा है तो डी थीटा, आणि लई छोटा आहे तो डेल्टा थीटा। कळालं ना, याची काही वेगळी मिनिंग नसते। थीटा मतलब नॉर्मल है, डी थीटा मतलब छोटा है, आणि लई जर छोटा असेल तर डेल थीटा या फिर डेल्टा थीटा। ठीक है, देन एसआई यूनिट क्या होगा एंगल का, देखो क्या होगा, एंगल इज इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आर थीटा है ना, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट है मीटर, अपॉन आर मतलब रेडियस, उसका ऐसा यूनिट है मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, है ना। वो जो है ना फंडामेंटल है ना डिराइव्ड है। कौन है, एंगल मतलब सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज होती है। सप्लीमेंटरी मतलब, सप्लीमेंटरी म्हणजे मॅन्डेटरी नाही आहे, कंपल्सरी नाही आहे, वाटलं तर घेऊ शकता। कळालं ना, सप्लिमेंट असते बोर्डच्या एक्झाममध्ये, असं सर बळजबरी देता कधी असलेलं घे 2-4 असं होतं का, पाहिजे तर घेऊ शकता। ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी भी सप्लीमेंटरी है, जहाँ पे एडजस्टमेंट करके हमें स्टडी करना होता है, असं काहीतरी करायचं असेल तेव्हा आपण त्यांना यूज करू शकतो। पवन, ठीक है, तो इसका यूनिट होता है रेडियन, आणि डिग्री नहीं का मग, डिग्री पण है बट ऐसा यूनिट रेडियन है। ठीक है, राइट डाउन, डिनोटेड बाय थीटा, ऐसा यूनिट इज रेडियन। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला पुढं भरपूर भेटतील, बट ॲक्च्युअल डेफिनेशन से थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एस बाय आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। डायमेंशंस L0, M0, T0। ठीक है, देन ये स्केलर या वेक्टर है, असं कुठं असतं का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर आहे की वेक्टर आहे प्रथमेश, किती लोकांना वाटतं स्केलर आहे, किती लोकांना वाटतं वेक्टर आहे, वेक्टर, टेन्सर कुठं आणली मध्येच, कोण टेन्सर म्हटली, तूच म्हटली ना, ही सगळ्या गोष्टी कन्सिडर नाही करायच्या। कसं टेन्सर आहे, कर एक्सप्लेन, व्हॉट इज मीन बाय टेन्सर क्वांटिटीज, म्हणून टेन्सर आहे का, नाही नाही, टेन्सर म्हणजे काय आकांक्षा, टेन्सर क्वांटिटी मीन्स व्हॉट, काही आपल्या गोळ्या मारत राहायच्या, फुगे फुटत चालते आहे की नाही, हळूहळू हळूहळू स्पीड कमी करतो, असं कोण करतं, करंट वेक्टरचे लॉ फॉलो करतो, करंटला डायरेक्शन नाही आहे, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, मॅग्निट्यूड नाही आहे, मग तो कोण होतं, टेन्सर होतं का। टेन्सर क्वांटिटी मतलब काय असतं ते आपल्याला सिलेबसमध्ये नाही आहे, बट लक्षात ठेवायचं तर ठेवा, नाही तर सोडून द्या, जिसके डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। कड़ाला ना, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एक्स ऑफ रोटेशन पहले वर्टिकल था और बाद में इंक्लाइन कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वो बनेगा टेन्सर क्वांटिटीज। ठीक है, तर राहू द्या, ते नाही आहे तर कशाला अगोदरच कन्फ्युजन थोडं एक आपलं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर, वेक्टर क्वांटिटी, राइट डाउन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, काय कुठलं मोमेंटम, लिनियर का अँग्युलर, दोन्ही पण वेक्टर आहेत। अरे मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हटलो बाळा, तू ऐकण्याची पण स्पीड कमी कर बरं, हे कुठून स्पीड वाढून आला तू नेमक्या, हां हो का, कुठं चुकली तुझी प्रोग्रामिंग। चला काय लिहिलं, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तुम्हाला वेक्टर वाटलं होतं ना म्हणून स्केलर लिहा। ठीक आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी इफ इट इज फायनाइट। फायनाइट म्हणजे जे असतं ॲक्च्युअलमध्ये, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड सेम नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे ऐड कर दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इफ
इट इज, परत सांग निकिता, इनफायनाइट मध्ये इफ इट इज एवढं स्मॉल, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इफ इट इज एवढं स्मॉल. हे लय मोठं येते, इनफायनाइटिसिमली स्मॉल. त्यामुळे मी बायो कधी वाचायला पण नाही घेतली, अवघड अवघड शब्द असतात त्याच्यामुळे. मायटोकॉन्ड्रिया, हां, इनफायनाइटिसिमली स्मॉल म्हणजे काय? इनफायनाइट म्हणजे खूप जास्त मोठं, बरोबर? नाही नाही नाही, इनफायनाइट म्हणजे खूप जास्त मोठं, ज्याला आपण कन्सिडरच करू शकत नाही. तसंच इनफायनाइटिसिमली स्मॉल म्हणजे तेवढं छोटं की ज्याला आपण कन्सिडर करू शकत नाही. मग आलं कशाला? हे घ्यावं लागतं, कळालं ना? हे फिजिक्स आहे, असं असतं इकडे. ठीक आहे, आता बघा असं का, उसका रिझन लिखो. बिकॉज 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 इट फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अल्जेब्रा. ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. इस तरह के वेक्टर की कंडीशन होती है. ये अगर गिवन वेक्टर फॉलो कर रहा है तभी वो वेक्टर है. असं असतं. कसं ते कळलं तुला? 2 मिनटं है ना. ये कंडीशन है, ये लॉ अगर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी फॉलो कर रही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आहे, तरच आपण त्याला वेक्टर म्हणतो. कळालं ना? फक्त मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन होने से अगर क्वांटिटी वेक्टर बनती तो करंट भी, बट करंट काय आहे? स्केलर आहे करंट. कन्फर्म माहिती आहे सगळ्यांना? जसं माहिती तर ऐकून घ्या. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी दो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कारण ते असं काही फॉलो करत नाही. कळालं ना? करंट को कौन सी डायरेक्शन होती है? असते ना, पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. करंटचे डायरेक्शन ड्रॉ करतो आपण, येईल करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये. निकिता माहिती आहे का? कुठं असते डायरेक्शन? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह का पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह? निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. शाळा कुठपर्यंत, कुठं होती तुझी? 10वीपर्यंत. ठीक है, चलो हो गया. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. अगर ये फॉलो हो रहा है तो वो वेक्टर है, नहीं फॉलो हो रहा है तो वेक्टर नहीं है. फिर उसको डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, फरक नहीं पड़ता है. ठीक है, आता बघा आपण 2 पॉइंट लिहिलेत, व्यवस्थित ऐका, व्यवस्थित क्लिअर करा. फायनाइट अगर है तो, एंड इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है तो, फिर से एक बार, फाइनाइट है तो, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल है तो, कळालं ना? हे असं का? उसका रीजन ये है, देखो कि अगर हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू θ2 प्लस θ1 असं असतं की नाही ते आपल्याला क्रॉस चेक करायचं. आता थेरॉटिकल झालं, मी प्रॅक्टिकली सांगतो. कळालं तर घ्या एकदम इझिली, लय लोड घेऊ नका. मग इकडंच का नाही तिकडंच का नाही, कळालं ना? एकदम सिंपल सांगतो मी, सिंपल एकदम आहे तसं स्ट्रेट फॉरवर्ड ऍक्सेप्ट करा. नाही तिथं जास्त डोकं वापरू नका. कळालं ना? देखो कंडीशन क्या है, ये चौक है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल, पहले θ1 इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये यहां पे आ गया. बाद में डिस्प्लेसमेंट θ2 हो रहा है, तो ये चौक यहां पे आ गया. कळालं का? θ1 कुठं आणि θ2 कुठं, लक्षात है ना? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्लियर है. अब सेकंड केस में इधर का चेक करते. ये इनिशियल पोजीशन थी. अब अगर मैंने पहले θ2 कर दिया एंड बाद में θ1 कर दिया, तो फाइनल पोजीशन सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है? करते का? इसका मतलब ये इक्वल, इसलिए फाइनाइट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. कळलं ना? हे असंच आहे, फक्त हे मी जे सांगितलं हे कळणं खूप काही महत्वाचं नाही आहे. सरळ सरळ सोपं आहे कळायला, बट काही लोकांना खूपच मग असं झालं सुरू. पवन पाटील घेऊन जायला बेटा, मॅग्निट्यूडचा काय संबंध आला? मॅग्निट्यूड मी तेच घेतो. हे बघा, ये इनिशियल पोजीशन है, θ1 यहाँ पे आ गया, θ2 यहाँ पे आ गया. फाइनल पोजीशन तुमच्याकडे, कळालं? बट अभी मैं पहले θ2 कर रहा हूँ, इकडे बघ, θ2 कर रहा हूँ और बाद में θ1 कर रहा हूँ. अभी वर्टिकल चला गया, मतलब सेम है क्या? नहीं है. ठीक है, इसलिए छोड़ दे, विचार न करो. इसलिए फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. अब इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यू वेक्टर है, व्यवस्थित बघा, θ1 प्लस θ2 झालं ना? आणि आता θ2 प्लस θ1 सेम है क्या डिफरेंट है? कळालं? इसलिए ये वेक्टर है.
नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वही जो लीनियर वेलोसिटी थी। लीनियर वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट ऑफ। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन थोडीशी फक्त आहे तशी लिहून देतो, बाकी आपलाच रेग्युलर चालेल, ठीक आहे। डिफाइन करते टाइम अलग लिखो बस। लिमिटिंग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, limiting time rate of change of angular displacement is called as angular velocity. याचा अर्थ कळतो का बघा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ले रहे हैं अपन, मतलब डिनोमिनेटर में कौन है, टाइम है, बट कौन सा रेट ले रहे हैं, लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, ये मैथमेटिकल प्रोसेस आहे, म्हणजे आपल्याला असं लिहावं लागतं की ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का एक्चुअल में डेफिनेशन एंड एक्चुअल में फॉर्मूला, बट आपल्याला कधीच यूज नहीं करायचं, कळालं ना। बट डिफाइन करते टाइम हर बार ऐसे क्यों डिफाइन करना है, उसका रीजन ये है कि हमें कहीं पे भी अगर वेक्टर क्वांटिटी को डिराइव करना है तो जिस फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूले के ऊपर से डिराइव कर रहे हैं वो पहले उसमें कोई ना कोई वेक्टर होना चाहिए, कळालं ना। अगर मैंने यहाँ पे इनफाइनेटिसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया होता, अगर डायरेक्ट में थीटा बाई टी ऐसे डिफाइन करता तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर नहीं बनती, स्केलर बनती, बट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, कळालं ना। मग ते वेक्टर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठीची ये एडजस्टमेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कि जिस टाइम इंटरवल में हम डेल्टा थीटा मेजर कर रहे हैं, जिस टाइम इंटरवल में हम डेल्टा थीटा मेजर कर रहे हैं वो कैसा है, स्मॉल नहीं है, टेंड्स टू 0 है, 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 है, 0 के पास है, म्हणजे 0.00 असं म्हणायला सुरुवात केली संध्याकाळपर्यंत आणि मग थांबलो की त्यानंतर जो टाइम येतो तो हा लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 असतो, कळालं का। हे प्रॅक्टिकली पॉसिबल नसते, सगळ्या गप्पा असतात, बरोबर, बट आपल्याला ऍडजस्टमेंट करावी लागते। तो ये लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा, फिर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कौन सा रहेगा, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल रहेगा, एवढा छोटा की आपण त्याला कन्सिडरच करू शकत नहीं, कळालं। बट इन जनरल फिर हम इसका जो फॉर्म कंसीडर करेंगे वो रहेगा ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। अब एज्यूम करते हैं कि अगर बॉडी ने एक चक्कर कंप्लीट किया, तो एक चक्कर कंप्लीट किया मतलब कितना एंगल डिस्क्राइब हुआ, 360 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, हर बार पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिग्री में अगर दिया है तो फिर वो बनता है रेडियन में। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी है, थीटा कितना होगा, फिर यहां से देखो 360 इंटू पाई बाय 180, ये कैंसिल होके ये बनेगा 2, तो ये आ गया 2 पाई, यानी ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 2 पाई बाय, बस जो टाइम होता है उसको अपन कैपिटल टी लेते, कैपिटल टी का मतलब पीरियोडिक टाइम, उसका मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर, कळालं ना। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है पीरियोडिक टाइम, यानी कैपिटल टी। सो ओमेगा बन गया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, कळलं। फॉर्मूला तो से थीटा बाई टी, बट अगर बात एक चक्कर की चल रही है, जैसे घड्याळ, हैंड नहीं, घड्याळ क्लॉक, उसको हैंड्स होते हैं कितने, 3च असतात नॉर्मली, है ना। ते आता नवीन नवीन 10-12 द्यायला लागले, त्याचा विषय त्या सोडून, ठीक है। कौन से चलो तीनों की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो, फिर नहीं कळालं, कुणाल कर कैलकुलेट, हसू नको। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड।
देखो ज्यांना येतं ते करा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या. फर्स्ट अगर मिनट हैंड की बात करेंगे तो मिनट हैंड को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए पवन कितना टाइम लगता है? घड्याळाचा मिनिट काटा आहे की नाही? 1 मिनिटाला 60 सेकंद. ते नाही रे बाळा, एक चक्कर कंप्लीट करायला किती वेळ लागतो? 1 मिनिटाला 60 सेकंद हे माहिती आम्हाला. मिनिट हँड असतो की नाही घड्याळीमध्ये? थांब रे पवन पवन पवन, हाँ. मिनट हैंड को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम किती? 60 सेकंद. 1 मिनिट हँड को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए. तुम्ही सोडवा ना, एवढा अवघड क्वेश्चन आहे का लगे सॉल्व करायचं सोडून त्यात डोकं घालताय? संगम मिनट हैंड है बेटा, उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है टाइम? 1 मिनिट या 1 सेकंड? मिनिट हँड कळतो का? मिनिट काटा त्याला एक चक्कर मारायला किती वेळ लागतो? हा सौरभ 60 मिनिट ना बेटा, एका मिनिटात एक चक्कर कंप्लीट करतो का मिनिट हँड? मिनिट हँड कळतो का? नाही कळत? हो. वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा मतलब 1 घंटा होगा ना. नाही कळत घड्याळ? पवन तुला काय वाटतं हे महत्वाचं नाही बेटा, मी काय विचारलं ते महत्वाचं आहे. चला बोर्डवर लक्ष द्या. तो टी इक्वल टू कितना बनेंगे? 60 मिनट यानी 60 इंटू 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड. अब हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए मिनट हैंड की, तो कितनी आएगी बोलो? एंगल तो सेम डिस्क्राइब करेगा 2 पाई अपॉन टी की जगह पे आएगा 3600 मतलब पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड. ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी फॉर द मिनिट हैंड. ठीक है. नाउ सेम एवढं सॉल्व करून थांबा. सेम पार्ट के ऊपर क्वेश्चन है आगे का. कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनिट हैंड फ्रॉम किती ते किती आहे? वेरी गुड. 11 AM टू 10:30 PM. कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कैलकुलेट करेंगे आप. लेन दिलीच नाही पण मिनिट हँडची. लेन दिल्याशिवाय कसं आहे कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? इथं लेनची गरज नाही, ते फक्त लिनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तब रिक्वायरमेंट होती. ठीक है ना. आर कन्सिडर करायचं म्हणजे प्रिया बडबड न करू. खूप अवघड क्वेश्चन आहे बाळांनो. हा क्वेश्चन माहिती आहे का डायरेक्ट स्कॉलरशिपच्या एक्झाम मध्ये पण येत असतो. 5th स्टँडर्डला 6th स्टँडर्डला होते ना. असं मला क्लासमधल्या रिपीटरच्याच एका पॅरेंट्सनी सांगितलं की सर हे तर 5वी 6वीला सोडून देतो आम्ही पोरांना क्वेश्चन्स. काहीतरी अरे एवढा मोठा पाय अपॉन 842 काय विचारलं हे माहित नाही. क्वेश्चन सोडवला. गुड. 5/2700. हे बघा खूप सोपं आहे, बोर्डवर लक्ष द्या. अगर ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा इंटू टी होगा. मिनट हैंड के लिए ओमेगा कितनी होती है? π/1800. अभी 11 AM टू 10:30 PM टाइम कितना हो गया? 11.5 घंटे. 11.5 घंटे मतलब कितने सेकंद? असं लिहू का 11.5ला? का बरं? हे बघा 11 आवर्स मतलब कितने सेकंद? ठीक आहे. एक मिनिट थोडंसं लयच अवघड चाललंय. आपण याला 11 ते 11 घेऊ. आता किती झाले? 12 आवर्स झाले. इसका मतलब टाइम कितना होगा? 12 इंटू
60 इंटू 60, एक जीरो दूसरा जीरो कॅन्सल, ये 1 ये 3 असं तर दूर पर्यंत आन्सर ऐकायला नाही आलं मला. हो का, नाही तर बरोबर आलं होतं का? किती आलं सांग बरं. हां, अँगुलर व्हेलॉसिटी बी काढली. किती आहे अँगुलर व्हेलॉसिटी बेटा? किती आहे अँगुलर व्हेलॉसिटी? किती आली? अँगुलर व्हेलॉसिटी नहीं ना, पवन की डिफरेंट येते ना. चलो मिनिट एंड के बाद में करो कैलकुलेट. हाँ, काय करावं लागेल फक्त. अब पीरियोडिक टाइम कितना होता है आवर एंड का 24 आवर्स. कितना होता है? 24 तास लागतात एक चक्कर कंप्लीट मारायला. 24 तासात 2 चक्कर होतात म्हणजे तो टी बनेगा 12 इंटू 60 इंटू 60. अब ओमेगा चाहिए तो ओमेगा विल बी 2 पाई बाय, तो कितना होगा 12 इंटू 60 इंटू, मतलब वाह व्हेरी गुड. पाय बाय 21600. पवन लक्षात ठेवायचं आयुष्यभर, ही कॉन्स्टंट आहे बेटा. तू याच्यापेक्षा जास्त पळूच शकत नाही. पळाला की घड्याळ बिघडली. कळालं ना. पाय बाय 21600 रेडियन पर सेकंड. तो अगर आपको सेम क्वेश्चन है कि सकाळची 11:30 वाजले आणि दुपारचे 2:30 वाजले, तो यावर एंड का कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओ यो हम्म 2:30. काय वाटतं तुला? PM AM कसं दिसेल बरं? एवढा मोठा पी काढलाय मी. हे पी असं असतं ना सौरभ. टाइम कितना होगा? 3 आवर्स मतलब 3.5 घंटे. बर किती येईल मग? करू का 216 पण कॅन्सल नाही होत का? तसं होतं ना. हे बघा 6 6 21 21 पवन
कितना आएगा बोलो फिर? 126 अपॉन 216, मग परत 1616 हे असं व्हायला पाहिजे होतं है ना. कोण येते 900? 3 आवर्स मतलब कितने मिनिट? हो तेच सांगतोय तुला. 3 आवर्स मतलब कितने मिनिट? 180. एंड आधा घंटा मतलब कितने मिनिट? तो टोटल मिनट्स कितने हो गए? 180 प्लस 30 मतलब 210. मतलब सेकंड कितने? 210 इंटू 60. नाही का? मग 2 घंट्यात मोबाईल यूज करतो. कळालं का? यही रहने दिया तो भी चलेगा. नेक्स्ट, अब कौन बचा? उसके लिए बोलो. पवन कळतंय का बेटा? आता मला सांग, सेकंड हँडला एक चक्कर कंप्लीट करायला किती वेळ लागतो? हाँ, वेरी गुड. तो ये कितना हो गया? π/30 रेडियन पर सेकंड हो गया. आता कॅल्क्युलेट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हँड. काय झालं? हाँ, पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कितने सेकंद हो गए? कितने हो गए? 7 पासून 8 म्हणजे 1 घंटा, अर्धा घंटा. रिव्ह्यू इकडं पण कसं कॅल्कुलेट करणार? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल मिनट कितने हो रहे हैं? हाँ, 90 मिनट्स है. 90 मिनट मतलब कितने सेकंड? 90 इंटू 60 प्लस इथं 15 एक्स्ट्रा आहेत, तो कितना होगा? 5400. 5415. तो करो मल्टीप्लाई फिर. थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा इंटू टी. तो ये बनेगा π/30 इंटू 5415. तो ये 1, ये 2, ये 2, 27. चालतं का असं? असं नाही चालत. पवन पवन त्याला भेटू नको तू आता. तुम्हाला माहिती आहे का, रोडवर ज्या गाड्या चालतात का, कार व्हेकल्स, त्याच्यामध्ये जी कार स्पीडअप लवकर होते आणि स्पीड खूप जास्त असते, तिला जास्त रेटिंग मिळते, ती भारी असते, की रोडवर कंट्रोल करत असताना जी कंट्रोलिंग बेस्ड असते ती कार भारी असते? कळालं ना? हे खूप महत्त्वाचं बेटा लाईफमध्ये. मारुती सुझुकी स्विफ्ट कोणाकडे असेल तर असं काही वाईट वाटून घेऊ नका, बट तिचा हा प्रॉब्लेम आहे, रोडवर पळायला लागली तर कुठलीही गाडी तिला ओव्हरटेक करू शकत नाही, खूप भयानक पळते. एरोडायनेमिक मॉडेलच तिचं एकदम अल्टिमेट बनलेलं आहे. पण जर चुकून स्पीडमध्ये तिला जर ब्रेक्स अप्लाय केले तर 5-6 पलट्या मारल्याशिवाय ती शांत बसत नाही. मारुतीवाली यायची. करेक्ट आहे. आता करा डिव्हिजन किती येतं?
180.5 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गए क्लॉक के हैंड्स। नाउ कम टू द अर्थ। अब अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है? 24 आवर्स काय 12 वाजता आहे ना, 12 वाजले काय? ओ नो, ठीक है चालेल। सो सर्कुलर मोशन का बेसिक इंट्रोडक्शन आज हमने देखा है। कल की जो टेस्ट होगी, ऐका परत एकदा, कल की जो टेस्ट होगी मतलब उद्याची टेस्ट असेल एक्सट्रीमली सिंपल टेस्ट है, खरंच मी उल्टा बोलत नहीं है। एंड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन का जितना पार्ट डिस्कस किया उसके ऊपर होगी, कळालं ना? कारण आता उद्यापासून परत आपल्याला अभ्यासाला लागायचं आहे। चांगले मार्क्स पडले की बरं वाटतं, म्हणून थोडीशी टेस्ट जी आपण एकदम सिंपल लेवलची घेणार आहे, मॉड्यूलमधले क्वेश्चन्स नाहीत, कळालं ना? मॉड्यूलचे लेवलचे नाहीत, एकदम सिंपल क्वेश्चन्स असणार आहे। ठीक आहे, सो आणि अजून एक इन्स्ट्रक्शन आहे, 1 to तुझा बेटा 1 to 3 PM आजपासून मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईनची डिस्कशन आपण सुरू करतोय परत। तुमच्या बॅचमध्ये ज्यांना कालच्या टेस्टमध्ये लेस दॅन बिलो 100 मार्क्स आहेत त्यांना मॅन्डेटरी आहे, कंपल्सरी आहे। फक्त बाकीचे लेक्चर असेल तर ते लेक्चर बुडून प्रॅक्टिस सेशन कंपल्सरी नसतं, कळालं ना? लेक्चर महत्त्वाचं आहे, लेक्चरवर फोकस करा, वाजव ना। ठीक आहे, कळालं मी काय सांगितलं ते? त्यांना कालच्या टेस्टमध्ये लेस दॅन 100 मार्क्स आहेत त्यांना 1 to 3चं सेशन कंपल्सरी आहे। पण तुमचं अदर लेक्चर असेल तर लेक्चर करा, 3 ते 5 करा जे वर्क करायचं, कळालं? आणि इव्हिनिंगला एरर सुरू झाला आहे, सांगितलं मी तुम्हाला कालपासून एररचं डिस्कशन सुरू झालं। ज्यांना एरर प्रॉब्लेम होता, एरर करायचं असेल ते 6 to 7 मध्ये एरर करू शकता। थँक्यू।